हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टील प्लान डिज़ाइन। मैं हूं शर्मा मनोज और आपको पढ़ा रहा हूं क्रेन डिज़ाइन के बारे में। दोस्तों हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में पुली की वेलोसिटी, पुली ब्लॉक की वेलोसिटी निकाली थी, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था क्रेन डिज़ाइन में। आज हम सेकंड टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है वायर रोप एंड वायर रोप ड्रम डिज़ाइन। वायर रोप एंड वायर रोप ड्रम डिज़ाइन। दोस्तों ये वायर रोप, सबसे पहले हम देखेंगे वायर रोप डिज़ाइन के बारे में। तो दोस्तों वायर रोप डिज़ाइन के बारे में सीखने से पहले हमें एक टर्म समझना पड़ेगा, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। दोस्तों ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? कोई भी एक वायर है, मैं इसको दोनों तरफ से फोर्स लगा रहा हूँ, F और F। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या होगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने की वजह से यहाँ पे स्ट्रेस क्रिएट होगा, हर एक सेक्शन पे स्ट्रेस क्रिएट होगा। ओके, इस स्ट्रेस को हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस। अब कौन सा मटेरियल कितना स्ट्रेस कैरी कर सकता है दोस्तों, उसको हम लोग बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये वायर कितना स्ट्रेस कैरी कर सकता है डिफॉर्मेशन होने से पहले या फेलियर होने से पहले, उसको हम उसकी बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ, इस वायर की टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके दोस्तों, अब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो टर्म है, उसको हम लोग ये समझते हैं कि जिस स्ट्रेंथ की वैल्यू पे, जिस स्ट्रेस की वैल्यू पे अगर उससे एक पॉइंट भी अगर स्ट्रेस बढ़ा, मतलब जिस फोर्स की ये टेंसाइल स्ट्रेस मतलब ये जो टेंसाइल स्ट्रेस अगर बढ़ा इस वैल्यू से, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू से, तो 101% ये वायर का फेलियर होना ही होना है। इससे ज़्यादा, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज़्यादा ये वायर किसी कीमत पे स्ट्रेस झेल नहीं सकता। इसको हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है दोस्तों, हम जब भी डिज़ाइन करेंगे तब हम डिज़ाइन करेंगे परमिजिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ पे, परमिजिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब दोस्तों ये परमिजिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे? तो परमिजिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ सिग्मा टी परमिजिबल इज इक्वल टू सिग्मा टी यू अल्टीमेट डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ओके दोस्तों, अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग ओवरहेड क्रेन के लिए, ओवरहेड ईओटी क्रेन के लिए हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी दोस्तों 6 लेके चलते हैं। ठीक है, और जहां लिक्विड मेटल हैंडलिंग की बात आती है, लिक्विड मेटल हैंडलिंग, वहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी दोस्तों 8 लेके चलते हैं। तो इतनी चीज हमें हमेशा याद रखनी है। ओके दोस्तों, अब हम आ जाते हैं वायर रोप की डिजाइन के ऊपर। अब दोस्तों हम लोग जो इंडस्ट्री में यूज करते हैं नॉर्मली, वायर रोप, नॉर्मली दोस्तों हम लोग जो इंडस्ट्री में यूज करते हैं 6/37। अब इसमें 6/37 क्या है कि जो भी वायर, ये जो 6 है, ये 6 वायर हैं जो एक दूसरे में ओवरलैप हुए हैं, और उस 6 वायर में से जो एक वायर होगा, इस 6 में से जो एक होगा, उसमें 37 छोटे छोटे वायर वाउंड हुए रहेंगे। ये 6/37 हम लोग वायर रोप यूज करते हैं। इसको जनरली इसका अब हम टर्म सारा देखेंगे दोस्तों। अगर हम 18 mm का वायर रोप यूज करते हैं
जनरली हम लोग 10 टन की क्रेन में, जो हमने कल एग्जांपल लिया था, 10 टन की क्रेन में 18 mm का वायर रोप यूज़ करते हैं। अब इसके सर दोस्तों हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग जो वायर का यूटीएस मतलब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यूटीएस के नाम से उसको जानेंगे। हमने जो वायर रोप लिया उसका यूटीएस अगर 1600 से 1750 न्यूटन पर mm² है, ठीक है दोस्तों, जो वायर रोप हम ले रहे हैं। तो दोस्तों ये कितना लोड ले सकता है ये वायर रोप, उसका इक्वेशन है 510 × d²। मतलब ये 510 फैक्टर है, ये दोस्तों लैब टेस्टिंग से डिराइव हुआ है। वायर रोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां लैब में टेस्ट करती हैं कि वो कितना टेंसाइल स्ट्रेंथ ले सकता है। वो वैल्यू ये 510 है, जितना वायर रोप का ये कांस्टेंट है, जितना वायर रोप का डाया रहेगा उसका स्क्वायर। दूसरा है, अगर हम वायर रोप का यूटीएस 1750 से 1900 न्यूटन पर mm² रख रहे हैं, तो दोस्तों ये कितना लोड ले पाएगा, 550 × d²। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली एक कोई भी डाया हम लेके इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। मान लो हम ये एग्जांपल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा यूटीएस है 1600 से 1750 न्यूटन पर mm², और वायर रोप डी है 18 mm। ठीक है दोस्तों, अब ये कितना लोड लेगा वो हम कैलकुलेट करते हैं। लोड W = 510 × d²। ये वैल्यू हमेशा न्यूटन में आएगी दोस्तों। ओके, तो 510 × 18 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू जो आएगी दोस्तों हमारी 165,240 न्यूटन। ठीक है दोस्तों, ये जो वैल्यू है हमारी इतनी आने वाली है। अब दोस्तों जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में बात करते हैं वो कभी हम न्यूटन में नहीं करते हैं, इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारी जो W की वैल्यू है वो आएगी 16524 kg डिवाइडेड बाय 10 किया, जो वैल्यू ऑफ G है। ठीक है दोस्तों, इसको हमने केजी में कर लिया। दोस्तों इतना केजी लोड लगेगा तो ये वायर रोप, इससे ऊपर 1 kg भी बढ़ा तो ये वायर रोप 100% टूट जाने वाला है। तो हमने जो अभी बात किया इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे। मान लिया हमने ओवरहेड क्रेन है ये, इसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने 6 ले लिया। देखें कितना लोड ले सकता है ये, 16524 डिवाइडेड बाय 6। तो दोस्तों ये आ जाएगा 2754 kg। दोस्तों इतना 2 टन 754 kg, मतलब 2 टन 754 ये अपना आराम से लोड वियर कर सकता है, जिसका यूटीएस अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 1600 से 1750 हो। ऐसा अगर हम वायर रोप सिलेक्ट करते हैं, वायर रोप का डाया 18 mm है, तो दोस्तों वो एक फॉल उसका इतना लोड ले सकता है। अब दोस्तों जैसे कि हम बात करते हैं नंबर ऑफ फॉल, क्रेन की डिजाइन में नंबर ऑफ फॉल जैसे 4 है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा लोड है W = 2754 × 4 हो जाएगा। मान लीजिए नंबर ऑफ फॉल, अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें × 4, तो दोस्तों ये हमारी 11016 kg, मतलब जो 10 टन की क्रेन है हमारी, उसमें ये हम लोग वायर रोप लगा सकते हैं। ऐसे दोस्तों अगर मैं नंबर ऑफ फॉल 8 कर दूंगा, 8 कर दूंगा दोस्तों नंबर ऑफ फॉल, तो मेरी जो लोड की वैल्यू आएगी 2754 × 8। देखें क्या आता है, ये 22 टन 032 kg आने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमने यहाँ पे डिराइव कर लिया। अब दोस्तों इतना बड़ा इक्वेशन अगर मान लो आपको याद नहीं रखना है कि पहले आप 510 से
510 इंटू डी स्क्वायर से डिराइव करो, उसका जो आंसर आएगा उसको केजी में कन्वर्ट करो, उसको फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करो, तब आपको केजी मिलेगा। उसके बाद आप उसको नंबर ऑफ फॉल से डिराइव करो, तब आपको टोटल लोड मिलेगा। तो एक मैं आपको थंब रूल बताता हूँ दोस्तों, जो हम लोग फील्ड में, मैं इसमें हर डिज़ाइन में दोस्तों आपको थंब रूल बताने वाला हूँ, जो आपको फील्ड में खड़े खड़े बता देगा कि हमें क्या वैल्यू चाहिए और जिसे याद रखना भी बहुत आसान होगा। अब दोस्तों हमने जो देखा, जो लोड की वैल्यू है दोस्तों 510 इंटू डी स्क्वायर है। ओके, अब मुझे थंब रूल बनाना है इसका, ये न्यूटन में है, तो सबसे पहले मैं इसको केजी में कन्वर्ट कर दूंगा। 51 डी स्क्वायर केजी, ये मेरा यूटीएस पे है, मैं इसको परमिजिबल स्ट्रेंथ पे ला दूंगा, ये मेरा डब्ल्यू यूटीएस है। अब मेरे को इसको डब्ल्यू परमिजिबल लाना है, तो दोस्तों फैक्टर ऑफ सेफ्टी 6 से मैं डिवाइड करूंगा, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। 51 डिवाइडेड बाय 6, 8.5 इंटू डी स्क्वायर, ये हमारा परमिजिबल लोड हो गया एक। तो दोस्तों नॉर्मली अगर फील्ड में अगर आपको थंब रूल से काम करना है, तो आप जो परमिजिबल लोड है WP, ठीक है, मान लो ये जो 8.5 है इसको मैं कंसीडर करता हूँ 8, तो भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी 6 लेके चल रहा हूँ। 8 इंटू जो भी वायर रोप का डाया है उसका स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ फॉल। दोस्तों सिर्फ ये इक्वेशन याद रखने से भी हमको किसी भी क्रेन की वो कितना लोड कैरी कर सकता है वायर रोप, वो हमको वहाँ पे मिल सकता है। जैसे कि हम 18 mm की ही बात करें, तो 8 इंटू 18 mm का वायर रोप का स्क्वायर, नंबर ऑफ फॉल 4, इसको करके देखते हैं कितना आता है। दोस्तों 10 टन 368 केजी, ये हमारा परमिजिबल लोड है, मतलब इतना लोड हम आराम से उठा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये वायर रोप का डिज़ाइन है, ठीक है। आगे दोस्तों जब हम एग्जांपल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका, तो उसमें हम वायर रोप का वेट निकालना भी सीखेंगे, वायर रोप का एरिया निकालना भी सीखेंगे। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार करना पड़ेगा। और अब दोस्तों हम थोड़ा वायर रोप ये ड्रम के डिज़ाइन पे फोकस करेंगे कि वायर रोप ड्रम का डिज़ाइन कैसे करना है। दोस्तों अब हम वायर रोप ड्रम के बारे में समझेंगे पहले। ओके दोस्तों, तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि वायर रोप ड्रम की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों जो हमारा वायर रोप है वो डिजाइन हुआ है टेंसाइल लोड कैरी करने के लिए, मतलब वो बहुत ही ज्यादा टेंसाइल लोड कैरी कर सकता है बट बहुत ही कम कॉम्प्रेसिव लोड कैरी कर सकता है। जब ये ड्रम के ऊपर वाउंड होता है, जैसे मैं कोई ड्रम बना दूं, मेरा वायर रोप ये ड्रम के ऊपर अगर वाउंड होगा तो दोस्तों इस पर बेंडिंग स्ट्रेस लगेगा। कौन सा स्ट्रेस लगेगा? बेंडिंग स्ट्रेस। अब दोस्तों जब बेंडिंग स्ट्रेस कैसे लगता है ये हम देखते हैं। अगर मेरा वायर रोप ऐसे वाउंड हो रहा है, मैं मान लो ये वायर है, इसको मैं बेंड कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या होता है, ये जो पॉइंट है मेरा बॉटम पॉइंट और मेरा टॉप पॉइंट, मेरे टॉप पॉइंट पे तो लगता है टेंसाइल स्ट्रेस, और मेरे बॉटम पॉइंट पे लगता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है दोस्तों, अब ये जो वायर रोप का जो हमारा डिजाइन होता है, जो 36 वायर से कंबाइन होके बनता है, वो दोस्तों कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस लेने में बहुत वीक होता है। उसके लिए हमको ये ड्रम हम पैरेलल नहीं रख सकते। एक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस कम करने के लिए हमको रिजल्टेंट फोर्स उसमें देना पड़ता है। इसके लिए हम ड्रम में ग्रूव क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए रिएक्शन फोर्स जरूरी है। ड्रम का ड्राइंग बनाते हैं सर पहले।
ओके दोस्तों, ये मान लो रेडियस, R, ठीक है दोस्तों। ये पिच P, ये ग्रूव हाइट H1, ये बॉटम हाइट H। ओके दोस्तों, अब हमें ड्रम की डिज़ाइन में ये चार चीज़ें देखनी होती हैं। एक तो ये जो ग्रूव बना है उसका रेडियस कितना होना चाहिए, दूसरा ग्रूव की हाइट कितनी होनी चाहिए, तीसरा ग्रूव का जो पिच है वो कितना होना चाहिए, और जो ग्रूव के बॉटम से जो प्लेट की थिकनेस है जिसका हम ड्रम बनाएंगे, चाहे पाइप की थिकनेस है, वो कितनी होनी चाहिए, ताकि जो वायर रोप का लोड है वो कैरी कर सके और फेलियर ना हो। तो दोस्तों, इसका फॉर्मूला हमें डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें इसके फॉर्मूले याद रखने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं R1 की वैल्यू क्या होगी। R की वैल्यू क्या होगी, मतलब रेडियस ऑफ पिच, रेडियस ऑफ ग्रूव। R की वैल्यू हम देंगे 0.53 इंटू डी। ओके दोस्तों, मैं सबके पहले फॉर्मूले लिख लेता हूँ। पिच की वैल्यू जो होगी दोस्तों वो 1.15 इंटू डी, H1 की जो वैल्यू होगी वो 0.25 इंटू डी, और जो H की वैल्यू होगी वो 1.1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, हम इसको 18 mm वायर रोप के लिए कैलकुलेट करके देखते हैं। R क्या है दोस्तों, 0.53 इंटू डी 18 दोस्तों, तो इसकी वैल्यू आएगी हम लोग को 9.54 mm। ओके दोस्तों, ये जो रेडियस है इसका ग्रूव का वो 9.54 mm होना चाहिए दोस्तों। पिच की वैल्यू हम निकालेंगे 1.15 इंटू 18 mm, तो दोस्तों वो आएगी हमें 20.7 mm। मतलब जो दो ग्रूव के बीच का जो डिस्टेंस है, सेंटर का डिस्टेंस जो पिच है वो हमारा 20.7 mm होना चाहिए 18 mm के वायर रोप के लिए। जो H1 की वैल्यू है वो 0.25 इंटू 18 इज इक्वल टू 4.5। दोस्तों, जो हमारे ग्रूव की हाइट है वो हमारी 4.5 आनी चाहिए 18 mm के वायर रोप के लिए, और जो बेस हाइट है ग्रूव के बॉटम से जो पाइप का इनर केस है उसकी 1.1 इंटू 18 इज इक्वल टू 19.8 mm। ओके दोस्तों, तो ये जो हाइट है H वो हमारी 19.8 mm आनी चाहिए। इसका मतलब ये है दोस्तों, जब हम ड्रम को बनाने जाएंगे लेथ मशीन पे, तो हमें जो पाइप की वॉल थिकनेस है वो कितनी होनी चाहिए। अगर मैं वॉल थिकनेस की बात करूंगा तो मेरी ये हाइट प्लस ग्रूव की हाइट, मतलब 19.8 प्लस 4.5। ठीक है दोस्तों, इतनी कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, ये कितना आ रहा है 19.8 प्लस 4.5 24.3। तो दोस्तों, अगर ये ड्रम मैं जिस पाइप में से बना रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, ऐसा कोई पाइप होगा जिसमें मैं ये ड्रम बना रहा हूँ लेथ मशीन के ऊपर, तो ये पाइप की जो ये वॉल थिकनेस है, ये वॉल थिकनेस कम से कम 24.3 mm होनी चाहिए दोस्तों। ये रहा हमारा ड्रम का डिज़ाइन। अब दोस्तों, अगर आप देखोगे ड्रम में, तो जो मैंने पहले बताया था कॉम्प्रेसिव लोड के सपोर्ट के बारे में, ये जो ग्रूव है, इस ग्रूव के अंदर हमारा वायर रोप बैठेगा 18 mm का। अब ये ग्रूव क्या काम करता है, जब मेरा वायर रोप बैठेगा तो उसको यहाँ से बॉटम से सपोर्ट देगा और साइड से भी सपोर्ट देगा। उसकी वजह से जो बेंडिंग, जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आना चाहिए वो रिलीज होता है। इसकी वजह से जो वायर रोप में अगर हम कई बार देखते हैं कि बाबरी निकल जाती है दोस्तों, वो बाबरी निकलने का कारण एक तो होता है कि वायर रोप
अगर मिस ऑपरेशन हो रहा है, प्लेट से कहीं रगड़ रहा है, पुली में रगड़ रहा है, तो भी निकल सकता है। दूसरा एक कारण हो सकता है, अगर ये हमारे ग्रूव डैमेज हो गए हैं या फिर वायर वो प्रॉपरली ग्रूव में नहीं बैठ रहा, वो आके ये बॉर्डर के ऊपर बैठ रहा है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, उस केस में भी हमारे वायर रोप डैमेज हो सकते हैं। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है प्रैक्टिकल लाइफ में दोस्तों, कि जब भी हमारे वायर रोप बैठें, जब भी हम वायर रोप चेंज करते हैं या कोई भी सिचुएशन में, तब हमारे वायर रोप प्रॉपरली ग्रूव में बैठे हुए होने चाहिए। और वायर रोप की लाइफ बढ़ाने के लिए, अगर ये वायर रोप के ग्रूव, वायर रोप ड्रम के ग्रूव खराब हो गए हैं, तो दोस्तों हमें वायर रोप ड्रम चेंज कर देना चाहिए। इससे कम से कम वायर रोप की लाइफ 50% आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपके ड्रम के ग्रूव डैमेज हो गए हैं तो वायर रोप की लाइफ आपको नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आज हमने देखा वायर रोप की डिज़ाइन, वायर रोप ड्रम की डिज़ाइन। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोड कैलकुलेशन करेंगे इन डिफरेंट कंडीशन। तो